कहते हैं कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हुए हमास के हमले के बाद यूएस ने F-35 जो कि दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है, इसके अलावा F-15, F-16 और A-10 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस और बहुत सारी वॉरशिप्स जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं, इजराइल की मदद के लिए भेजे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से लेकर अभी तक यूएस 158 बिलियन यूएस डॉलर की एड इजराइल को दे चुका है। यूएस के द्वारा दी गई फाइनेंशियल एड में इजराइल हमेशा से टॉप पे रहा है और सिर्फ 2023 में यूएस 3 बिलियन से ज्यादा की एड इजराइल को दे चुका है। आखिर यूएस की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने इजराइल को गोद ले रखा है, और क्यों यूएस इजराइल की अनकंडीशनल हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इजराइल खुद है। 1948 में जब इजराइल स्टेट वजूद में आई थी तो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन पहले वो लीडर थे जिसने इजराइल को एक मुल्क के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। यूएस के इस रिकॉग्निशन के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था ट्रूमैन और एडवर्ड जैकोब्सन की दोस्ती। जैकोब्सन एक अमेरिकन ज्यू बिजनेसमैन था जो कि यूएस प्रेसिडेंट का बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, और दूसरा कारण था इजराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इजराइल क्योंकि अभी तक एक छोटा सा कमजोर मुल्क था जिसको मजबूत और ताकतवर बनाना यूएस के लिए जरूरी था, क्योंकि वो चारों तरफ से अरब देशों से घेरा हुआ था। यूएस ने इजराइल की मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए उसकी हर तरह की मदद करना शुरू की। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था कि इजराइल अमेरिका का ये रिश्ता बहुत खास रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। 1967 की जंग के बाद ये रिश्ता और मजबूत तब हुआ जब इजराइल ने अकेले अरब देशों के एक कोलिशन को हराया। इस जंग में इजराइल का कम नुकसान हुआ और वहीं अरब मुल्कों को इस जंग ने ऐसा डिमोरलाइज किया जिससे वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। जंग जीतने के बाद इजराइल ने नए इलाके जैसे गजा और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1967 की जंग के बाद इजराइल सुपर पावर ऑफ मिडिल ईस्ट बन गया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल ने ये जंग अकेले ही लड़ी थी, क्योंकि उस वक्त यूएस वियतनाम में एक जंग लड़ रहा था। ये बात कुछ हद तक सही है कि यूएस इस वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, और हो सकता है कि अमेरिका उस वक्त इजराइल को सपोर्ट करने की हालत में भी ना हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएस ने इस जंग से पहले इजराइल को और उसकी आर्मी को इतना मजबूत कर दिया था कि वो अरब देशों की नाकारा और अनरूली कोलिशन को सिर्फ 6 दिनों में आसानी से हरा सकता था। 1967 की जंग के बाद यूएस को ये महसूस होने लगा कि वो इजराइल पे जो खर्चा कर रहा है वो सही जगह लग रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए यूएस ने इजराइल को और ज्यादा एडवांस्ड हथियार बेचना शुरू किए। इन हथियारों को खरीदने के लिए यूएस ने अपने ही बैंक से इजराइल को मार्केट रेट से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देने शुरू किए। 1980s और 90s में यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर बहुत सारे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काम करना शुरू किया। 1999 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान एक पीस डील साइन की और साथ ही इजराइल को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर एज ए मिलिट्री एड देने का भी वादा किया। तब अरब देश अमेरिका को ये पूछना भूल गए थे कि एक तरफ तो आप एक मुंसिफ बनकर पीस डील साइन करवा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इतनी मिलिट्री एड भी दे रहे हो, और अगर पीस डील साइन कर ली है तो फिर इजराइल को इतना मिलिट्री एड देने की क्या जरूरत है। खैर, अरब देशों में इतना दिमाग या इतना दम कहाँ के वो अपने मुर्शिद से ये सब पूछते। 9/11 के बाद अमेरिका इजराइल की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। 9/11 अटैक में अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामियां पूरी तरह से एक्सपोज हो गईं। वहीं इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम यूएस से बेहतर और एडवांस हो चुका था, जिसने पोस्ट 9/11 वार में यूएस की काफी हेल्प की। 2011 में इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जो कि शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके इजराइल में आने वाले किसी किस्म के रॉकेट को हवा में ही तबाह कर देता है। वैसे तो ये सिस्टम इजराइल ने अकेले ही बनाया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से आयरन डोम को यूएस ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से यूएस ने आयरन डोम के लिए 1.6 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। 2019 में साइन किए गए एक मेमोरेंडम के मुताबिक इजराइल को हर साल यूएस से 3.8 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है, जो कि 2022 में इजराइल के टोटल मिलिट्री बजट का लगभग 16% था। लेकिन अब इजराइल यूएस की मदद पर इतना डिपेंड नहीं करता जैसे पहले करता था, क्योंकि इजराइल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बहुत बेहतर कर लिया है। करंटली ऐसे 2 या 3 वेपन्स या फाइटर जेट्स हैं जो इजराइल यूएस की मदद के बिना नहीं बना सकता, जैसे F-16 और F-35 फाइटर जेट्स, लेकिन इनके भी कुछ पार्ट्स अब इजराइल में बनाए जाते हैं।
इसराइल एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद दुनिया का 14th लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है, जिसका 92% हिस्सा यूएस से आता है। वहीं एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसराइल दुनिया का 10th लार्जेस्ट वेपन्स एक्सपोर्टर है। अफगानिस्तान और वियतनाम में अमेरिका की हार का सबसे बड़ा कारण था इन देशों के आसपास किसी इसराइल जैसे देश का न होना, यानी वहां अमेरिका को बहुत दूर से आके अकेले ही लड़ना पड़ा। अफगानिस्तान वार में जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी ने डॉलर्स लेकर उसकी मदद की, तब तक वो तालिबान से लड़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान वहां इसराइल जैसा रोल प्ले नहीं कर सका। शायद अमेरिका ने डॉलर्स देने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को अफगानिस्तान से हार कर वापिस जाना पड़ा। यही चीज वियतनाम वार में भी हुई। लेकिन मिडिल ईस्ट में इतनी सारी जंग लड़ना और इतने सारे मुल्कों को तबाह बर्बाद करने में उसकी मदद करी इसराइल ने। मिडिल ईस्ट में जितना ज्यादा तेल निकलता गया, इस रीजन का इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता चला गया। पेट्रोलियम जो कि दुनिया की इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन की ब्लड लाइन है, उसकी 30% प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट में होती है। यानी इस रीजन को जो कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये रीजन सोवियत यूनियन के बहुत करीब था। कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत तभी मुमकिन थी अगर वो यहाँ अपने पैर जमा लेता, और फाइनली अमेरिका इसमें कामयाब भी हो गया। मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया, जिसमें सबसे पहले कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने उसकी मदद की, लेकिन बाद में इसराइल यूएस का वजीर बन के इस रीजन में यूएस के हाथ और ज्यादा मजबूत करने लगा। इसराइल के अलावा इस रीजन में एक और देश भी था जो यूएस को अपना मुर्शिद मानता था और अभी तक भी मानता है। ये देश है सऊदी अरेबिया। 9/11 तक सऊदी अरब भी इस रीजन में इसराइल जैसे ही यूएस का वजीर बना हुआ था, लेकिन जब यूएस को पता चला कि ओसामा बिन लादेन भी इसी मुल्क का है जिसपे वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो उसने सऊदी पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया और इस तरह इसराइल यूएस का वन एंड ओनली वजीर बन गया। 2013 में प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, जो कि तब वाइस प्रेसिडेंट थे, उसने कहा था कि इसराइल अमेरिका के लिए इतना जरूरी है कि अगर इसराइल नहीं होता तो हमें एक इसराइल बनाना पड़ता। ये बात सच है कि अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, लेकिन एक अच्छे दोस्त का ये काम भी होता है कि वो आपको अच्छे बुरे की तमीज सिखाए। खैर, जब उसके खुद अपने हाथ पैर मासूमों के खून से रंगे हों तो वो दूसरे को क्या रोकेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।